आज की वीडियो है अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स एपिसोड नंबर 5। हमने पिछले एपिसोड में देखा बेलर टारगेरियन डंक को सलाह देता है कि वो सिंपल ट्रायल लेने की बजाय ट्रायल बाय कॉम्बैट मांगे, क्योंकि अगर नॉर्मल ट्रायल होता तो डंक को प्रिंस को मारने और एग को किडनैप करने के इल्जाम में सीधा सजा मिल जाती। डंक को लगता है कि वो एरियन टारगेरियन को 1-on-1 फाइट में हरा सकता है, इसलिए वो ट्रायल बाय कॉम्बैट डिमांड कर देता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब एरियन सिंपल ड्यूएल की बजाय ट्रायल ऑफ 7 मांग लेता है, जिसका मतलब है डंक को अपने साथ 6 और नाइट्स जमा करने पड़ेंगे और 7 वर्सेस 7 की फाइट होगी। सबसे पहले स्टेफन फॉसफे उसका साथ देने का वादा करता है और डेरियन टारगेरियन कहता है कि वो ज्यादा फाइट नहीं करेगा क्योंकि उसने झूठ बोला था कि डंक ने एग को किडनैप किया। फाइट के दिन छोटा सा एग जाकर लायनल बराथियन, रॉबिन रेसलिंग, हैम्फ्री और बीसबरी को मना लेता है कि वो डंक का साथ दे। फिर भी एक नाइट कम पड़ता है और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब स्टेफन उसे धोखा देकर एरियन की साइड ज्वाइन कर लेता है। जब लगता है सब खत्म हो गया तब रेमन फॉसफे आगे आता है। लायनल उसे वहीं पर नाइट बना देता है। आखिर में बेलर खुद भी डंक का साथ देने एरिना में आ जाता है ताकि डंक की टीम पूरी हो सके। अब ये फाइट एक सिंपल ड्यूएल से बढ़कर टारगेरियन फैमिली के फ्यूचर को इम्पैक्ट करने वाली क्लैश बन जाती है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। एपिसोड 5 की शुरुआत थोड़ी इमोशनल और थोड़ी फनी टोन में होती है। बेलर टारगेरियन अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा होता है, जबकि रेमन और डंक नर्वस होकर उल्टी कर रहे होते हैं क्योंकि दोनों का ये पहला रियल कॉम्बैट है। स्ट्रैटेजी सिंपल सी होती है, बस जिंदा रहना है। फिर डंक, रेमन, बेलर, लायनल, रॉबिन, हैम्फ्री और बीसबरी बैटलफील्ड में अपनी पोजीशन लेते हैं। सामने होते हैं एरन टारगेरियन, मेकर, स्टेफन और किंग्सगार्ड के नाइट्स। इस बीच एग स्टैंड्स में जाने के लिए निकलता है क्योंकि इस ट्रायल में वो डंक का स्क्वायर नहीं बन सकता। जाते वक्त डंक इनकी सेकंड एपिसोड वाली बात याद दिलाता है और एग के रिएक्शन से क्लियर होता है कि वो डंक के साथ अपने बॉन्ड को कितना वैल्यू करता है। फिर दोनों टीम्स अपने अपने भाले लेकर एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। एक पल के लिए डंक फ्रीज हो जाता है। जैसे ही उसे लगता है कि एग चिल्ला रहा है तब वो आगे बढ़ता है, लेकिन असल में एग घोड़े को आगे बढ़ने का सिग्नल दे रहा होता है, वही प्रैक्टिस जो उसने डंक के सोने के दौरान सीक्रेटली की थी। आखिर में घोड़ा खुद मूव करता है और डंक फाइनली पूरे होश में बैटल में एंटर करता है। लेकिन अफसोस की बात है, जैसे ही डंक जंग के बीच घुसता है, एरियन टारगेरियन अपना भाला सीधा उसके पेट में घुसा देता है। डंक अपनी तलवार से पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन एरियन उसे इतने जोर से मारता है कि वो फौरन बेहोश हो जाता है। इसी मोमेंट में एपिसोड फ्लैशबैक में चला जाता है, डंक के बचपन में, जब वो फ्ली बॉटम किंग्स लैंडिंग में रहता था। लगता है ये यादें इसलिए ट्रिगर होती हैं क्योंकि डंक अपनी करंट सिचुएशन तक पहुंचने वाले फैसले के बारे में सोच रहा होता है। बचपन में डंक और उसकी बेस्ट फ्रेंड रेफ जंग के बाद बची हुई चीजें उठाकर बेचते थे ताकि अपना गुजारा कर सकें। ये सब शायद फर्स्ट ब्लैक फायर रेबेलियन के बाद का सीन था, जिसने बैटल ऑफ द रेड ग्रास फील्ड को जन्म दिया और जहां डेमन 1 ब्लैक फायर की मौत हुई। इसी बैटलफील्ड पर डंक को एक वॉरियर मिलता है जो अपने ही घोड़े के नीचे दबा हुआ था, लेकिन अभी जिंदा होता है। डंक उसकी तकलीफ खत्म करने के लिए उसे मारना चाहता है, लेकिन रेफ उसे रोक देती है क्योंकि उसका मानना है कि अगर वो उस वॉरियर को अथॉरिटीज को दे दें तो शायद कुछ पैसे मिल जाएंगे। पर जब दोनों मिलकर उस वॉरियर को घोड़े के नीचे से निकालने की कोशिश करते हैं तब उसका दम निकल जाता है। फिर डंक और रेफ को जो कुछ भी कीमती मिलता है सब जमा करते हैं और वापस फ्ली बॉटम की तरफ चल पड़ते हैं, बस जिंदा रहने की कोशिश करते हुए। डंक का मानना था कि जब डेमन 1 ब्लैक फायर मर चुका है तो अब किंग्स लैंडिंग छोड़ने की कोई वजह नहीं बनती, लेकिन रेफ का नजरिया ज्यादा प्रैक्टिकल था। उसने उनके दोस्त पुडिंग और सेड्रिक के बीच की लड़ाई का एग्जाम्पल देकर समझाया कि दुनिया एक नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ फाइट्स में फंसी हुई है और किंग्स लैंडिंग तो वैसे भी पावर स्ट्रगल का मेन सेंटर है। उसके हिसाब से जो लोग पावर चाहते हैं उनके लिए पीस कभी रियल ऑप्शन होती ही नहीं। इसलिए ये उम्मीद करना बेकार है कि किंग्स, क्वींस या लॉर्ड सिर्फ इसलिए अचानक लोगों की भलाई के बारे में सोचने लगेंगे क्योंकि एक लंबी वॉर खत्म हो गई। रेफ ये भी पॉइंट करती है कि फ्ली बॉटम की हालत इतनी खराब है कि जो भी राजगद्दी पर बैठेगा वो पुराने राजा पर इल्जाम डालकर थोड़ा और टाइम मांग कर निकल जाएगा और फिर उसी एक्सट्रीम टाइम का बहाना बनाकर और लड़ाई छेड़ देगा ताकि खजाने भरे जा सकें। अगर कुछ ना हो तो वो गरीबों पर ही इल्जाम डाल देंगे कि तुमने खुद को सुधारने की कोशिश नहीं की। जब डंक और रेफ बैटलफील्ड से जमा की हुई चीजें लेकर वापस जा रहे होते हैं तब इनका सामना सर एलिस्टर से होता है जो उनसे सब लूटना चाहता है, लेकिन गलियों में मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर दोनों बच निकलते हैं और रेफ स्मार्ट मूव करके उसका वाइन स्किन भी चुरा लेती है।
डंक रेव को वार्न करता है कि सर एलिस्टर जैसे लोगों से पंगा लेना फ्यूचर में महंगा पड़ेगा, लेकिन रेव बिल्कुल टेंशन नहीं लेती। उसका कहना है कि वो जल्दी ही किंग्स लैंडिंग छोड़ने वाली है, तो एलिस्टर जैसों से डरने का कोई फायदा नहीं। दोनों बैटलफील्ड से लाए हुए सामान को बेच देते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। यहाँ डंक फिर से इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो किंग्स लैंडिंग में इसलिए रुकना चाहता है, शायद उसकी माँ कभी उसे ढूंढते हुए वापस आ जाए। रेफ उसे सीधा रियलिटी चेक देती है। वो कहती है कि जिंदा और सामने खड़े इंसान के साथ रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि किसी ऐसे इंसान का इंतजार किया जाए जो शायद मर चुका हो या डंक को छोड़कर अपनी बेहतर जिंदगी जी रहा हो। अगले दिन दोनों फ्री सिटीज जाने के लिए टिकट्स लेने जाते हैं, लेकिन हाई डिमांड की वजह से किराया इतना बढ़ चुका है कि इनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। जब वो प्लान बी सोच ही रहे होते हैं, तब सर एलिस्टर और उसके आदमी इन्हें घेर लेते हैं। वो रेव से वाइनस्किन चुराने का बदला चाहते हैं, इसलिए वो उनका सारा सामान छीन लेते हैं। पहले तो एलिस्टर उन्हें जिंदा छोड़ देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि रेव ने उसका चाकू भी चुरा लिया है, तब वो उसका गला काट देता है। इसी बीच उसका एक आदमी डंक के पैर में भाला घुसा देता है। ये ट्रॉमेटिक मूवमेंट डंक की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। सर्वाइवल की दुनिया में उसका बचपन वहीं खत्म हो जाता है। रेफ वहीं खून बहते बहते मर जाती है और डंक भी शायद बच नहीं पाता अगर उस वक्त सर एरलिन ऑफ पेनेट्री वहां अचानक आ न जाते। एरलिन सीधा सर एलिस्टर और उसके आदमियों को मार देता है। शायद वो होश में नहीं था, लेकिन उसकी बेसिक सोच बेगुनाह को बचाना उसे डंक को बचाने पर मजबूर करती है। डंक गिल्ट से टूट जाता है, रेव से माफी मांगता है कि उसे पहले किंग्स लैंडिंग छोड़ देना चाहिए था, फिर उसे दफनाता है। इसके बाद वो एरलिन के पीछे पीछे चल पड़ता है, क्योंकि उसकी जान उस बूढ़े नाइट ने बचाई होती है। ये क्लियर नहीं होता कि एरलिन जानबूझकर इग्नोर कर रहा था ताकि देखे डंक कितना सीरियस है स्क्वायर बनने के लिए, या फिर वो इतना नशे में रहता था कि उसे पता ही नहीं चला कि एक लड़का काफी दिनों से उसका पीछा कर रहा है। वैसे भी अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स में काफी फैंस कंफ्यूज थे कि एरलिन की मौत का असली रीजन क्या था। इस फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एरलिन नशे की हालत में अपने ही वेपन से खुद को चोट पहुंचा देता था, तो काफी पॉसिबल है कि जिस जख्म ने उसकी जान ली वो किसी और ने नहीं बल्कि एरलिन ने खुद ही लगाई हो। फ्लैशबैक का एंड तब होता है जब डंक गिर कर बेहोश हो जाता है और सर एरलिन ऑफ पेनेट्री उसे हिलाकर कहता है, उठ जाओ। इसी लाइन के साथ हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, ट्रायल ऑफ 7 के बीच, जहां डंक होश में आता है। सबको लग रहा था डंक कमबैक करेगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी ब्रूटल होती है। एरियन टारगेरियन उस पर भारी पड़ रहा होता है और उसके अलाइज भी हर बार डंक को नीचे गिरा देते हैं जब वो खड़े होने की कोशिश करता है। वैसे भी फेयर फाइट में भी एरियन को एडवांटेज है। डंक प्रॉपरली ट्रेन नाइट नहीं है, एरियन ज्यादा फास्ट है और डंक पहले से काफी जख्मी है। जब डंक फिर से गिरता है, एरियन एशफोर्ड को बोलता है कि विनर डिक्लेयर कर दिया जाए। हॉर्न बजने ही वाला होता है, ट्रायल खत्म होने वाला होता है और उसी सेकंड डंक फिर से उठ खड़ा होता है। इस बार सीन पलट जाता है। एरियन उसे दोबारा गिरा नहीं पाता और डंक अपना सारा गुस्सा, दर्द और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट निकालकर एरियन के चेहरे पे पंच बरसाता रहता है। पब्लिक के सामने एरियन फाइनली घुटने टेक देता है। ट्रायल खत्म हो जाता है और डंक पर लगे सारे इल्जाम ऑफिशियली हटा दिए जाते हैं। ये सिर्फ एक फिजिकल जीत नहीं होती, ये डंक के पूरे सफर, उसके ट्रॉमा और उसके स्टबर्न विल पावर की जीत होती है। एपिसोड के आखिर में स्टीली और रेमन डंक को स्तबल ले जाते हैं ताकि उसके जख्म चेक किए जा सके और डिसाइड किया जा सके कि कैसे उसे ठीक करना है। लेकिन यही पता चलता है कि बीसबरी और हेम्फ्री हार्डिंग लड़ते हुए मारे गए। लायनल बैराथियन जिंदा है और देखकर लगता है कि बेलर टारगेरियन भी ठीक है। बेलर डंक से कहता है कि वो मेस्टर यॉमविल को भेजेगा, बस पहले मेकर टारगेरियन का ट्रीटमेंट हो जाए। डंक बुरी तरह जख्मी है, फिर भी वो घुटने पर बैठकर बेलर के लिए काम करने की ख्वाहिश जताता है। बेलर इस बात को इज्जत देता है। इस मोमेंट पर लगता है कि शायद शो बुक से थोड़ा अलग जा रहा है और बेलर को जिंदा रखेगा क्योंकि वो जेन्युइनली एक अच्छा इंसान लगता है। लेकिन फिर सब कुछ टूट जाता है। जब रेमन और स्टीली बेलर का हेलमेट निकालते हैं, रिवील होता है कि मेकर टारगेरियन ने उसके सिर पर वार किया था। शायद हेलमेट ही उसे किसी तरह संभाले हुए था और जैसे ही वो उतारता है, बेलर सीधा डंक के हाथों में गिरकर दम तोड़ देता है। रेव की मौत की तरह ही डंक फिर से गिल्ट में डूब जाता है। वो बेलर से बार बार माफी मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ही उसके आसपास के सारे अच्छे लोग मारे जाते हैं। ये एंडिंग डंक के इमोशनल स्कार्स को और गहरा कर देती है। जीत मिलती है लेकिन खुशी बिल्कुल नहीं।
ये एंडिंग सच में दिल तोड़ने वाली है। डंक हमेशा ऐसे जीता है जैसे पतली सी लाइन पर चल रहा हो। उसे लगता है कि अगर एक सेकंड के लिए भी गलत कदम रख दिया तो कोई न कोई बुरा हादसा हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि वो लाइन अच्छे लोगों ने नहीं बल्कि पावर हंग्री लोगों ने खींची होती है, इसलिए डंक जो भी करता है उसे गलत ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। बाहर से देखने वाले बंदे ही आसानी से बोल सकते हैं कि बस सही का साथ दो, कोलैटरल डैमेज की टेंशन मत लो, लेकिन जब जिंदगी के हर दूसरे मोड़ पर मौत और लोग छोड़कर चले जाते हैं तो पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी उम्मीद यही है कि उसके नए दोस्त रेमन, स्टीली, एग, लायनल, रॉबिन और रेड उसे सिर्फ फिजिकली ही नहीं इमोशनली भी हील करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि डंक को सिर्फ आर्मर की नहीं साथ की भी जरूरत है। और ऑनेस्टली चाहे हमें पता था कि बेलर टारगेरियन के साथ क्या होने वाला है, फिर भी जब वो पल आता है दिल फिर से टूट जाता है। एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, पेसिंग सब इतना परफेक्टली बैलेंस था कि असर सीधा दिल पर लगता है। ये गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया का वो रेयर साइड है जहाँ इमोशन याद रह जाते हैं। चलिए अब दूसरी चीजों पर बात करते हैं। ट्रायल ऑफ 7 7 वर्सेस 7 की सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं है, ये एक मॉरल जजमेंट भी है। डंक पर इल्जाम है कि उसने प्रिंस को मारा, लेकिन असली सवाल ये है, क्या पावर के खिलाफ खड़ा होना गुनाह है? ये ट्रायल डिसाइड करता है कि सिस्टम में जस्टिस स्ट्रॉन्ग है या सिर्फ नाम का है। डंक अकेला लोबॉर्न हेज नाइट है और सामने पूरा रॉयल पावर स्ट्रक्चर। जब एरियन टारगेरियन डंक को बार बार गिराता है, वो सिर्फ एक नाइट को नहीं बल्कि एक आइडियल को मसल रहा होता है। डंक का हर बार गिर के वापस उठना, ट्रॉमा के बाद भी सरवाइव करना, गिल्ट के बाद खुद को रिडीम करना और डर के बावजूद हिम्मत दिखाना, ये सीन बेसिकली यही बोल रहा है, नाइट वो नहीं जो कभी नहीं गिरता, नाइट वो है जो हर बार गिरकर फिर से खड़ा हो जाता है। फ्ली बॉटम का फ्लैशबैक और रेव की मौत शो करती है कि वॉयलेंस एक साइकिल है। बचपन में भी डंक पावर स्ट्रगल का विक्टिम था, अब बड़े होने पर भी वही चीज रिपीट हो रही है, बस स्केल बड़ा हो गया है। यानी सिस्टम चेंज नहीं होता, बस प्लेयर्स बदलते रहते हैं। जब तक बेलर का हेलमेट लगा होता है तब तक लगता है सब ठीक है, वो अभी भी गुड प्रिंस है, स्ट्रॉन्ग है, सेफ है। लेकिन जैसे ही हेलमेट उतरता है रियलिटी सीधा मुंह पर गिरती है। सिस्टम ने उसे अंदर से क्रश कर दिया था। यानी ये हेलमेट सिर्फ आर्मर नहीं था, ये एक इल्यूजन था, सेफ्टी का इल्यूजन, उम्मीद का इल्यूजन, और ये इल्यूजन कि अच्छे लोग हमेशा बच जाते हैं। इसलिए जब बेलर गिरता है वो सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं लगती, वो आइडियलिज्म के टूटने जैसा लगता है। जब एरियन जनता के सामने हार मानता है, यानी एरोगेंस को कभी न कभी झुकना पड़ता है। लेकिन आयरनी देखो, जीत के बाद भी डंक खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस जीत की एक कीमत है, यानी इंसाफ मिल भी जाए तो भी ट्रॉमा मिट नहीं पाता। डंक का पैटर्न क्लियर है, रेफ मर गई, बेलर मारा गया, उसे लगता है सब उसी की वजह से हुआ। यानी हीरो होना ग्लैमरस नहीं होता, कभी कभी हीरो होने का मतलब होता है जिंदा रहने की सजा। जब डंक फ्रीज होता है और उसका घोड़ा मूव करता है, यानी कभी कभी हम लॉजिकली रेडी नहीं होते, लेकिन जिंदगी हमें पुश कर देती है। एपिसोड 5 बेसिकली ये कह रहा है, बीइंग अ ट्रू नाइट इज नॉट अबाउट बर्थ, ट्रेनिंग और टाइटल, इट्स अबाउट स्टैंडिंग अप इवन व्हेन द वर्ल्ड कीप नॉकिंग यू डाउन। इसका मतलब है सच्चा नाइट होना बर्थ, ट्रेनिंग या टाइटल से डिसाइड नहीं होता, वो तब डिसाइड होता है जब दुनिया तुम्हें बार बार गिराए और तुम फिर भी उठकर खड़े हो जाओ। चलिए बुक और इस एपिसोड के डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। बुक में बेलर टारगेरियन की मौत ज्यादा सडन और पॉलिटिकल शॉक जैसी लगती है। हेलमेट उतरते ही रिवील होता है कि उसका स्कल चूर हो चुका है, बिल्कुल ट्रैजिक, बिना मेलोड्रामा के। शो में इस मोमेंट को इमोशनली और स्ट्रेच किया गया है। डंक का घुटने टेकना, बेलर का वादा करना और फिर गिरना, यह इमोशनल इम्पैक्ट ज्यादा एम्पलीफाई किया गया है। बुक में डंक के बचपन की डिटेल ज्यादातर इंटरनल थॉट्स और यादों के जरिए आती है। रेफ और फ्ली बॉटम का कॉन्टेक्स्ट मिलता है, लेकिन शो ने इसे पूरा विजुअल फ्लैशबैक बना दिया। शो में रेफ का कैरेक्टर ज्यादा डिटेल में दिखाया गया है, उसकी पर्सनैलिटी और बॉन्ड डंक के साथ और स्ट्रॉन्ग फील होता है। सर एलिस्टर के साथ जो कन्फ्रंटेशन है उसे काफी ड्रामेटिक और इमोशनल बना दिया गया है, और वॉयलेंस को विजुअली ज्यादा इंटेंस और रॉ तरीके से दिखाया गया है ताकि सीन असरदार लगे। बुक में पूरी फाइट डंक के पॉइंट ऑफ व्यू से फील होती है। सब कुछ थोड़ा क्योटिक लगता है, शोर शराबा, कंफ्यूजन, बस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट चल रही होती है। हर एक मूव का डिटेल्ड ब्लो बाय ब्लो डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, ज्यादा फोकस उसके इंटेंशंस और इंटरनल स्ट्रगल पर होता है। शो में कॉम्बैट को विजुअली ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और ड्रामेटिक बना दिया गया है। स्लो मोशन मूवमेंट्स, डंक का बार बार गिर के उठना और एरियन का डोमिनेंस क्लियरली हाईलाइट किया गया है ताकि ऑडियंस को पावर डिफरेंस स्ट्रांगली फील हो।
बुक में एरियन टारगेरियन क्रूअल है, लेकिन शो में उसकी स्मग एरोगेंस और ज्यादा हाईलाइट की गई है ताकि ऑडियंस क्लियरली उससे नफरत करे। बुक में मेकर टारगेरियन ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सख्त है, लेकिन उसके अंदर ड्यूटी और इमोशंस का क्लियर स्ट्रगल दिखता है। शो में उसका कैरेक्टर थोड़ा कंप्रेस्ड लगता है, शायद लिमिटेड रन टाइम की वजह से उसकी डेप्थ उतनी एक्सप्लोर नहीं हो पाती। बुक की ओवरऑल वाइब थोड़ा बिटर स्वीट फील देती है, जीत भी है, दर्द भी। टोन ज्यादा पॉलिटिकल है, पावर डायनेमिक्स और ऑनर का ग्रे एरिया हाईलाइट होता है। एक साइलेंट क्वाइट ट्रेजेडी जैसा इम्पैक्ट, ड्रामा कम लेकिन वेट ज्यादा, जबकि शो सीधा दिल पर हिट करता है। शो का फोकस डंक के इमोशंस और गिल्ट पर है, जो उसके साइकोलॉजिकल स्कार को फ्रंट और सेंटर में रखता है। ऑनेस्टली एडेप्टेशन ने स्पिरिट को मेंटेन किया है, लेकिन टोन को थोड़ा मॉडर्न ऑडियंस के हिसाब से शेप किया है। ज्यादा इमोशनल बीट्स, ज्यादा कैरेक्टर बॉन्डिंग। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, अपना ख्याल रखिए।